हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में शब्दों के निर्माण की विधियां पढ़ी थी, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय ये दो विधियां हैं। यानी कि उपसर्गों और प्रत्ययों के द्वारा हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। किसी मूल शब्द में यदि आप किसी शब्दांश को लगाते हैं आगे से, तो वो आपका उपसर्ग कहलाता है, और मूल शब्द के बाद आप किसी शब्दांश को लगा करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वो आपका प्रत्यय कहलाता है। तो आइए इसी के बारे में रिवीजन और साथ में इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। जो उपसर्ग होते हैं वो ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग शब्द उप धन सर्ग इन दोनों शब्दों के मेल से बना है, जिसमें सर्ग मूल शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ना या निर्माण करना। ठीक है, आगे देखें। जैसे उपधनहार उपहार, उपधनहार उपहार उपसर्ग के, तो यहाँ पर आप देखिए ये मूल शब्द है आपका हार। मूल शब्द ऐसा हो जिसका कोई अर्थ हो। हमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न शब्द में कौन सा उपसर्ग है, निम्न शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आप देखिए यहाँ हार जो है आपका मूल शब्द है। तो जब भी आपको उपसर्ग और प्रत्यय निकालना हो तो आप पहले मूल शब्द को निकालिए। एक ऐसा शब्द निकालिए उस शब्द से जिसका कोई एक अर्थ हो, वो सार्थक अर्थ वाला शब्द हो। जैसे हार है, हार का अपना एक अर्थ है। हार में आप फिर उप जोड़ेंगे तो उपहार हो जाएगा। ठीक है, हार में आप उप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा उपहार। ठीक है ना। उपसर्ग के भेद यहाँ पर देखिए, उपसर्ग के 3 प्रकार के उपसर्ग यहाँ पर प्रचलित हैं हिंदी में। तो हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। उपसर्ग में आपका पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा आपका हिंदी के उपसर्ग, और उर्दू या विदेशी भाषा के उपसर्ग यहाँ पर आ जाते हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो लिख सकते हैं। सबसे पहला आपका संस्कृत के उपसर्ग है। संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो तत्सम शब्दों के साथ जो है ये प्रयुक्त होते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और जिनको ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपका अति, अधि, अनु, अप आदि शब्द। ठीक है, अति, अधि, अनु, अप आदि शब्द आपके क्या हैं? ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। अब देखिए आपका मूल शब्द है जैसे प्रिय। मूल शब्द है आपका प्रिय। इस प्रिय में आपने अति जोड़ा तो क्या हो गया? अति प्रिय, यानी कि अत्यधिक प्रिय। और देखो अति का अर्थ क्या होता है? ऊपर होता है, अधिक होता है या परे होता है। रिक्त आपका मूल शब्द है। इस रिक्त में आपने अति जोड़ा तो क्या हो गया? अतिरिक्त हो गया। ऐसे ही अधिक आपका, इसमें भी आप क्या जोड़ेंगे? अति जोड़ेंगे। इंद्रिय में आप अति जोड़ेंगे, अतीन्द्रिय। ये देखो ये संधि से जुड़ते हैं ये शब्द। ठीक है ना। तो संधि हम आपको बता चुके थे, छोटी क्लासेस में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। सार में आपने अति जोड़ा, अतिसार हो गया। ठीक है, अति प्रिय, अतिरिक्त, अत्यधिक, अतीन्द्रिय, अतिसार, ये सभी आपके अति शब्द के जो है क्या है? उपसर्ग से जुड़े हुए नए शब्द हैं। ऐसे ही दूसरा था आपका अधि। अधि का मतलब हो जाता है अंतर्गत, प्रधान। तो अधिकार, अधिशेष, अधिकरण, अधिष्ठाता। ठीक है, ये सभी आपके किसके? अधि के से बनने वाले नए शब्द हैं जो कि आपके मूल शब्द में जुड़े हुए हैं। अनु, सादृश्य, पीछे। तो अनुकरण, अनुसंधान, अनुयायी, अनुयायी, अनुग्रह। ठीक है, अनुज। ऐसे ही अप निरादर, दीनता, अपमान, अपयश, अपव्यय, अपकीर्ति। ठीक है, अपि निश्चय, भी, अपितु, अपिधान, अपिह हित, ढका हुआ। ठीक है, अभी पास या सामने, अभिमान, नए शब्द बने इससे, अभी उपसर्ग से,
अभिमान, अभिवादन, अभिषेक, अभिमुख और अभियान, ये आपके अभि उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द हैं। अब आगे देखिएगा, आपका जैसे अव, अव का मतलब इसका अर्थ क्या होता है? अनादर या हीनता। अवगुण, अवहेलना, अवनति, अवसाद, अवगाहन। आ, पूर्ण, विपरीत, सीमा। आदेश, आहार, आगमन, आजना, आगमन, आभार। ठीक है। उद, उच्चता, ऊपर, श्रेष्ठ। उदार, उत्सर्ग। तो इसका अर्थ क्या है? उद का अर्थ उच्चता में के अर्थ में आएगा, फिर आपका ऊपर के अर्थ में आएगा, श्रेष्ठ के अर्थ में आएगा। दूसरा, इसके नए शब्द क्या क्या बन जाते हैं? उदार, उत्सर्ग, उत्साह, उद्धार, उत्थान और उत्तम। 10वां, उप, समीपता, सहायता, गौण। उपहार, उपवास, उपदेश। ठीक है। फिर है आपका दुर या दुस, निंदा, कठिनाई, बुरा, दुर्गुण, दुराचार, दुस्साहस, दुर्जन, दुष्कर्म, दुष्चरित्र। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। फिर आपका नि उपसर्ग से बनने वाले, नि का मीनिंग, इसका अर्थ क्या होता है? निषेध, अधिकता। दो चीजों में इसका अर्थ आता है, निवारण, निषेध, निलय। ठीक है। निर और निस, इसका अर्थ क्या होता है? निषेध, रहित, बिना। निर्बल, निरपराध, निर्भय, निश्चल, निष्काम, निस्तेज। ठीक है। प्र उपसर्ग से अधिक, प्र का मीनिंग क्या है? उसका अर्थ क्या है? अधिक, आगे, ऊपर। तो इसका नए शब्द इससे क्या क्या बनते हैं? प्रहार, प्र से प्रहार, प्रबल, प्रयोग। अब देखो, हार अलग कर दें मूल, बल अलग कर दें, योग कर दें, तो आपका क्या हो जाएगा? प्र उपसर्ग। ठीक है। इसी प्रकार से प्रति, प्रति का अर्थ क्या है? समानता या प्रत्येक। तो देखिए, प्रतिवर्ष, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि। प्रतिवर्ष, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि। ठीक है। परा, विपरीत, उल्टा, पीछे। पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा। जल्दी से लिखते रहें। परि का मतलब हो जाता है, अर्थ हो जाता है चारों ओर। परिवर्तन, परिक्रमा, पर्यावरण। ठीक है। जल्दी से लिखें। सम उपसर्ग से पूर्णता, इसका अर्थ है पूर्णता या सुंदर। संयोग, सम्मान, संसार। चलिए, नेक्स्ट है आपका सु। सु का अर्थ होता है शुभ, अच्छा या सहज। ठीक है। तो इससे बनने वाले नए शब्द आपके सुयोग, सुलभ, सुगम। ठीक है। वि उपसर्ग आपका, इसका अर्थ है विशेष, अभाव। विशेष भी हो सकता है, अभाव भी हो सकता है। तो देखिए, विदेश, विहीन, विभाग। और अंतिम यहाँ पर स्व, अपना या निजी। तो इससे बनने वाले नए शब्द स्वतंत्र, स्वदेश और स्वार्थ। चलिएगा, इन सभी उपसर्गों को आप लिखें। ये सभी आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं। ये सभी आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं, जिनको आप तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं, जिनको आप तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। चलिएगा, चलिए, अब इसके बाद संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद उपसर्ग ही है, जबकि हिंदी में उत का भी प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट आपका हिंदी के उपसर्ग, अभी तक हम पढ़ रहे थे संस्कृत के उपसर्ग, अब है आपके हिंदी के उपसर्ग। तो हेडिंग डालिएगा, हिंदी के उपसर्ग। हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके तदभव उपसर्गों का निर्माण किया जाता है। जिस प्रकार से हम तदभव शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही तदभव उपसर्गों का निर्माण भी किया जाता है। हमने शब्द निर्माण में पढ़ा था कि शब्दों को जो है अलग अलग अपने भी
किया था। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्द के 4 भेद पढ़े थे, जिसमें तत्सम, तद्भव, देसी और विदेशी शब्द पढ़े थे। तो तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के शब्दों को जब ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो वो आपके तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के शब्दों को हिंदी में जब आप थोड़ा सा परिवर्तन करके प्रयोग करते हैं तो वो आपके तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर उपसर्गों में भी वही बात है कि हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके आप तद्भव उपसर्गों का निर्माण किया गया है। तो देखिए, पहला है आपका उपसर्ग का अर्थ क्या है? नहीं। ठीक है, अब जैसे काज या काम, तो काम नहीं अकाज, जिसके पास कोई काम ना हो। ठीक है, अचेत, अटल। ठीक है, ओ, तो ओ का अर्थ क्या है? ऊंचा, तो उछालना, उतारना, उजड़ना, ये आपका ओ उपसर्ग से बने हुए नए शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका औ। ठीक है, चलिए, तो उपसर्ग का का अर्थ सबसे पहले का अर्थ या तो बुरा होगा या नीचे। तो अवगुण, अवघट और अवसर, ये जो है नए शब्द बने हैं उपसर्ग से। आगे आप लिखेंगे अन का अर्थ है बिना, बिना। तो अनपढ़, अनदेखा, अनमोल। ठीक है, अन का अर्थ है बिना, अनपढ़, अनदेखा, अनमोल। ठीक है, अध, अध यानी आधा। ठीक है, अधमरा, अधखिला और अधपका। अधमरा, अधखिला और अधपका। ठीक है, अध नीचे, अधोगति, अधोमुखी, अधोमुख और अधोगत। ठीक है, सातवां उन का मतलब एक कम, जैसे 59, 49, 79। तो ये आपका एक कम के अर्थ में 59, 49, 79। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क या कु। इसका मीनिंग, इसका अर्थ होता है बुरा या कठिन। तो देखिए, कपूत, कुढंग, कुचाल, कपूत, कुढंग और कुचाल। ठीक है, नौवां है आपका विपरीत, निडर, निशान, निपट। विपरीत, निडर, निशान, निपट। 10वां स और सु। अच्छा, सपूत, सजल, सजीव, सुयस, सुकांत। सपूत, सजल, सजीव, सुयस, सुकांत। भर, भरा हुआ या पूरा। भरपूर, भरसक, भरमार। भरपूर, भरसक, भरमार। ठीक, चौ, चार, चौमासा, चौराहा, चौखट। चार, चौमासा, चौराहा और चौखट। ठीक है, चार, चौमासा, चौराहा, चौखट। चलिए, नेक्स्ट, तीन, तीन, तिरंगा, सिपाही, तिमाही। तिरंगा, सिपाही, तिमाही। दो, दो, दुनाली, दुरंगा, दुमुहा। दो, दो, दुनाली, दुरंगा, दुमुहा। ठीक है, पर, दूसरा, परहित, परसुख, परकाज। परहित, पर यानी दूसरा, परहित, परसुख,
परकाज। तो नए शब्द क्या क्या बन गए? परहित, पर सुख, परकाज। नेक्स्ट है बिन। बिन का मतलब निषेध या अभाव के अर्थ में है। बिन देखा, बिन खाया, बिन ब्याहा। चिर, सदैव, चिरकाल, चिरंजीवी, चिर परिचित। चलिए लिखेंगे इसे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका बहु। बहु का मीनिंग ज्यादा, अधिक में, ठीक है। बहुमूल्य, बहुमत, बहुवचन। सह, साथ, सहचर, सहगामी, सहयोग। स्व, अपना, स्वदेश, स्वराज, स्वभाव, ठीक है। स्व, अपना, स्वदेश, स्वराज, स्वभाव, ठीक है। तो ये सभी थे आपके हिंदी के उपसर्ग, जिनको आप तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। तो तत्सम उपसर्गों में जब हम परिवर्तन करते हैं तो वो आपके तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। और इसी प्रकार से हमने शब्दों को भी पढ़ा था, शब्दों का विभाजन भी किया था। तो तत्सम और तद्भव शब्द भी पढ़े और उपसर्ग भी यहाँ पर आपने किए हैं। तो देखिए, जिस तरह से हम जो है क्या कर रहे हैं, मूल शब्दों में शब्दांश जोड़ रहे हैं। कुछ आपके संस्कृत के हैं, कुछ आपके हिंदी के हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपके उर्दू, यानी कि जो आपके विदेशी उपसर्ग हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो विदेशी उपसर्ग में क्या क्या आ जाते हैं? भारत में बहुत समय तक उर्दू व अन्य विदेशी भाषाएं प्रचलित रही हैं, अतः हिंदी भाषा में अंग्रेजी, आपका उर्दू हो गया, आदि अनेक भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अल उपसर्ग, ये आपका उर्दू के उपसर्ग या विदेशी उपसर्ग हैं। इसका अर्थ है निश्चित। तो देखिए, अलविदा, अलबेला, अलमस्त, ठीक है। ना उपसर्ग से रहित, ना का अर्थ है रहित, ठीक है। और इससे बनता है आपका नालायक, नापसंद, नापाक। एन उपसर्ग ठीक, एन वक्त, ठीक है, एन इनायत और एन मौका। तो ये आपके एन उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द हैं। ला, ला का अर्थ है बिना, ला का अर्थ है बिना। तो लाचार, लाजवाब, लापता। बद, रहित या बुरा, बदनाम, बदजात, बदतमीज, ठीक है। बा, अनुसार या साथ, ठीक है। बाकायदा, बाअबद, अदब, बाइज्जत। और गैर यानी रहित या भिन्न, तो गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क। तो ये आपके गैर उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द हैं, ठीक है। तो बच्चों, इस तरह से हमने आपको हिंदी के, संस्कृत के और उर्दू के उपसर्गों से नए शब्द बनाना आपको सिखाया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर आपको उपसर्ग को एक बार रिवाइज करेंगे और फिर इन्हीं पर हम आपको प्रश्न लेके आएंगे, जिसे आप सॉल्व करेंगे, हम साथ मिलकर सॉल्व करेंगे और हमारी प्रैक्टिस भी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।